हेलो एवरीवन। हम ल्यूसेंस जीके से पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का फिफ्थ पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22, 21, 23 और 24। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसका जीवन उससे नहीं छीना जाएगा, उसकी जो अपनी स्वतंत्रता है उससे वो नहीं छीनी जा सकती है अनटिल एंड अनलेस कोई कानूनन कार्यवाही उसके अगेंस्ट में चल रही है। अगर उसने कोई जुर्म किया तो आप उसे सजा दे सकते हो। तब वो ये नहीं कह सकता है कि जज साहब मेरी पर्सनल लिबर्टी का क्या हुआ, मेरी पर्सनल लिबर्टी छीनी जा रही है, मेरा आर्टिकल 21 यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है। तब वो ऐसा नहीं कह सकता। डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? ये जो टर्म है ये हमने इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है और इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पार्लियामेंट बोलेगा वही होगा। और इस केस में पार्लियामेंट आर्बिट्ररी भी हो सकता है, मतलब तानाशाह भी हो सकता है, वो अपनी चला सकता है। लेकिन ऐसी एक और टर्म है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई टर्म है। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट में कोई एक एक्ट पास किया गया या बिल बना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को अगर लगा कि ये जो लॉ बना है वो फेयर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करके उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अब हमने इन दोनों टर्म्स को क्यों डिस्कस किया? क्योंकि आगे चल के एक गोपालन केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था मेनका गांधी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि अगर कोई पर्सन है उसको उसके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव करना पड़ रहा है स्टेट को, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होगा जिसमें जो कि आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, अनफेयर नहीं हो सकता और अनरीजनेबल नहीं हो सकता। और उसमें एक और बात कही गई थी कि अगर ये सब के बीच में अगर ऐसा देखा जाएगा कि जो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो वायलेट हो रहा है, तो ये जो पूरा लॉ है वो इनवैलिड हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो लॉ है ये दोनों के लिए है, सिटीजन्स के लिए भी और नॉन सिटीजन्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है वो केवल इसलिए नहीं है कि आपको एनिमल एग्जिस्टेंस है, मतलब राइट टू लाइफ में केवल सांस लेना काफी नहीं है। इसका एक बहुत ही ब्रॉड मतलब है, आपको ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उसके अलावा सारे अधिकार है जिससे आपकी जिंदगी मीनिंगफुल बनती है, आपका उससे जीवन जीने लायक होता है और आपका जीवन कंप्लीट होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इससे ही डिराइव होती है। और अगर हम पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो ये एक बहुत ही वाइड एम्पलीट्यूड है इसका, यानी कि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के राइट्स है जिससे ये बनता है। ये आर्टिकल 22 में सारे मेंशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस लिए हैं और उन सबको आर्टिकल 21 में प्लेस किया गया है और उनसे निकलने वाले जो राइट्स है हम उनको कहते हैं डिराइव्ड राइट्स। अब आते हैं आर्टिकल 21 ए पे, जो कि है राइट टू एजुकेशन। भारत में 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन है, ये उनका मौलिक अधिकार है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एलिमेंट्री एजुकेशन मौलिक अधिकार है, ना कि हायर एजुकेशन। ये आर्टिकल पहले डीपीएसपी में आता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, लेकिन डीपीएसपी जो जस्टिसिएबल नहीं होते हैं, इसीलिए 86th अमेंडमेंट किया गया 2002 में और इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया और अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 पे, जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो डिटेंशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। डिटेंशन का मतलब पुलिस ने आपको होल्ड कर रखा है। जरूरी नहीं है आपने कोई कानून तोड़ा हो, जुर्म किया हो, पर पुलिस ने आपको बाहर जाने से रोका है, पब्लिक में जाने से रोका है। अब डिटेंशन जो है वो दो तरीके के होते हैं, प्यूनेटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन।
सबसे पहले हम जानते हैं कि प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है। ये होता है केवल ट्रायल के बाद, तो कोर्ट में ट्रायल हो जाए, सजा मिल जाए, फिर होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। इस केस में जेल में रखा जाएगा और वही होगा प्यूनिटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब जान लेते हैं। तो प्रिवेंशन किया जा रहा है यहाँ पे, किसका? समाज का। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज का बचाव आपसे किया जा रहा है, यानी आपसे डर है कि आप किसी का खून कर दोगे, या आप गुंडे टाइप के आदमी हो, चुनाव आने वाले हैं, आप गुंडागर्दी करते हो चुनाव में, तो पुलिस आपको प्रिवेंशन के तौर पे आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत चुनाव के 4 दिन पहले जेल में रख देगी। इसका पर्पस क्या है कि जुर्म होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। अरेस्ट होने से पहले आपको ये अधिकार है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाए तो ये बताया जाए कि किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट किया गया है, और साथ ही आपको वकील बुलाने का अधिकार है। आप किसी को भी अपना वकील बना सकते हैं, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको वकील मुहैया करवाए। अगर आपको अरेस्ट किया गया है संदेह के आधार पर, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद आपको जेल में तभी रखा जा सकता है जब कोर्ट अनुमति दे। अगर मजिस्ट्रेट ने आपको अथॉरिटी नहीं दी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सारे जो अधिकार है ये एलियंस यानी कि फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं। अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो ये जो डिटेंशन है ये मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है, 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। और 3 महीने से ज्यादा का अगर होगा तो एडवाइजरी बोर्ड गठित की जाएगी, और एडवाइजरी बोर्ड ये डिसाइड करेगी कि 3 महीने से ज्यादा इस व्यक्ति को जेल में रखा जाए या नहीं, और इस बोर्ड में हमेशा हाई कोर्ट के जज ही होंगे। फिर कौन कौन से ग्राउंड्स पर उन्हें डिटेन किया जा सकता है वो उसे पता होना चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो उसे रोका भी जा सकता है। उसे ये अधिकार मिलना चाहिए कि जज के पास जाकर वो अपना केस रख सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान दोनों को मिलते हैं, सिटीजन्स को भी और एलियंस को भी। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23 प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक का मतलब क्या है कि लोगों को खरीदना बेचना, तो ये प्रोहिबिटेड है। इसी आर्टिकल के तहत बेगार, बेगार होते हैं फोर्स्ड लेबर, बिना पैसे दिए काम करवाना। ये भारत की एक बहुत ही स्पेशल व्यवस्था थी, जब लोकल जमींदार टेनेंट से काम करवाते थे सालों साल, और उनको पैसे नहीं देते थे, कहते थे ये आपका ब्याज पूरा कर रहे हो आप, तो इन लोगों को कहते हैं बेगार। और फोर्स्ड लेबर, इसका मतलब है बंधुआ मजदूरी, ये सभी इलीगल है। और और अगर कोई ये कायदे कानून तोड़ता है तो बहुत सख्त पनिशमेंट्स बनाई गई हैं इसके लिए। ये सभी के लिए है, सिटीजन्स के लिए भी और नॉन सिटीजन्स के लिए भी। अगर किसी बच्चे को नेपाल से ट्रैफिक किया जाता है तो सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि उसे सजा नहीं देंगे, क्योंकि ये बच्चा नेपाल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा नेपाल का है या बांग्लादेश का। इसी में एक एक्सेप्शन है, वैसे इसमें बाउंडेड लेबर अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, जैसे फॉर एग्जांपल बाढ़ आ गई, ऐसे बाढ़ की स्थिति में सरकार या ग्राम पंचायत या नगर परिषद या म्युनिसिपालिटी वहां के नागरिकों को ये कह सकती है कि आप सब हाथ बटाएं और बाढ़ से बचाव के प्रयास करें। लेकिन वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वहां पर गांव में सरपंच साहब अगर बुलाते हैं तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि इस जाति के लोगों को भी वही काम करेंगे, जो इस जाति के लोग हैं वही काम करेंगे, और जो दूसरे धर्म या जाति के लोग हैं वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे धर्म या जाति के आधार पर या क्लास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है वहां पर। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये बाल मजदूरी के खिलाफ यह आर्टिकल है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसे फैक्ट्री में, माइन में या कोई हजार्डियस एक्टिविटी में जहां कोई खतरा हो सेहत को या जान को, ऐसे कामों में आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। ऐसे कामों में आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, और इसे
फॉर एग्जाम्पल रेलवेज हो गया या कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, तो वहां पे बच्चे काम नहीं कर सकते। ओरिजिनल संविधान में जब ये व्यवस्था करी गई थी, तब उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल था। उसमें ये नहीं लिखा गया था कि आप बच्चों को कहीं पर भी काम पर नहीं रख सकते। तो उसमें बच्चों को हार्मलेस या इनोसेंट वर्क में काम पे रखना शुरू कर दिया गया, जैसे ढाबे पर, रेस्टोरेंट पर। अब तो वो इलीगल है, लेकिन पहले इलीगल नहीं था। ये बदलाव बाद में आया। 2006 में जाकर सरकार ने ये कानून बदला और अब बच्चों को घरेलू कामकाज के लिए रखना भी बैन है। वो इलीगल है। और उसके साथ ही होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबा में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, रिसोर्ट में या चाय की टपरी पर, यहाँ भी अब बच्चों का काम करना इलीगल है। थैंक यू। होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।